गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? हर एक चीज़ जो है, एवरी सब्सटेंस जो होता है, वो हर एक चीज़ किसी न किसी एक डेफिनेट अमाउंट एनर्जी के साथ रिलेट करती है। हर एक चीज़ को अगर आप लेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी या कनेक्ट होने वाली हैं। जैसे हम कोयले का एग्जांपल लेंगे तो कोयले में भी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। तो जो भी एनर्जी उस कंपाउंड में, उस सब्सटेंस में स्टोर होती है, एसोसिएट की जाती है, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। सो एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विथ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनल एनर्जी जो है ये किन से बनी होती है? तो इंटरनल एनर्जी, पहली एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको वो सब्सटेंस की या उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मिलने वाली है। काइनेटिक एनर्जी जैसे हमें पता है जो कि मोशन या मूवमेंट की वजह से मिल होती है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। जिस भी चीज़ से वो सब्सटेंस बना हुआ है उसमें जो एटम है या पार्टिकल है उनकी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है, उन अरेंजमेंट की वजह से ये एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इन दोनों एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं या सम करते हैं तो आपको इंटरनल एनर्जी मिलेगी। सो जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए U1 ये अगर इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट की, जहाँ से आप शुरू हो रहे हैं, और U2 ये इंटरनल एनर्जी है फाइनल स्टेट की, जहाँ पे आप जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हुआ है, वो चेंज अगर आपको निकालना है तो निकालते वक्त डेल्टा U इज इक्वल टू U2 मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस U1 इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, इस इक्वेशन के द्वारा निकाली जाती है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन यानी क्या? तो जो भी प्रॉपर्टी या जो भी फंक्शन स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कभी भी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और साथ साथ इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ने जो प्रॉपर्टी मास के ऊपर या अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उन प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दोज आर डिपेंडेंट ऑन those are dependent on amount, those are dependent on mass are called as extensive properties of system. अब आगे है ये जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब कब होगा ये हमें देखना है कि इंटरनल एनर्जी कब बदल सकती है, कब चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी जो होती है या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में, इन दोनों ही फॉर्म में चेंज हो सकती है फ्रॉम सिस्टम चेंजेस। अब वो चेंज क्या है अगर हम देखेंगे तो पहला चेंज कि द एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम बाय हीटिंग और परफॉर्मिंग वर्क ऑन इट देन डिसाइडेड। तो सबसे पहला सवाल इंटरनल एनर्जी कब चेंज होने वाली है? तो मान लीजिए आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, सिस्टम ने हीट गेन की, तब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी यानी इंक्रीज होने वाली है। साथ साथ अगर आप मान के चलते हैं कि वर्क अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है मतलब वो सराउंडिंग वर्क कर रहा है, तो उसके बाद भी हमें याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी इट इज़ एडेड का मतलब वो बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले हीट सप्लाई करने के बाद इंटरनल एनर्जी ऐड होती है, और अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर अगर वर्क करता है तो इंटरनल एनर्जी ऐड होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए सिस्टम को अगर आप ठंडा कर रहे हैं और सिस्टम ने अपनी हीट लॉस कर दी, किसी को दे दी मतलब सराउंडिंग को देने वाला है। सो इफ इट लॉस हीट, उसने अगर हीट को लॉस किया, या फिर मान लीजिए कि सिस्टम ने खुद ही वर्क किया, तो सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा, वो वर्क परफॉर्म करता है सराउंडिंग के ऊपर। इन दोनों चीज़ों के वक्त अगर हीट उसने लॉस की या फिर वर्क अगर सिस्टम ने परफॉर्म किया, तो इस वक्त हमें याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो होने वाली है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होने वाली है।
डिक्रीज होने वाली है। तो ये दो ही तरह से चेंज होगी इंटरनल एनर्जी। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कि मान लीजिए आपने किसी सिस्टम को 40 kg 40 kg अगर आपने हीट सप्लाई की, हीट अगर आपने सिस्टम को हीट दी, तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आने वाला है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, यानी बढ़ने वाली है। कितने से बढ़ेगी? अगर आपने हीट 40 किलो जूल सप्लाई की तो उसकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी 40 किलो जूल से बढ़ जाने वाली है। तो पहला ये होता है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि वर्क जो है ये सिस्टम के ऊपर अगर हो रहा है 50 kg, किसके ऊपर हो रहा है? सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है मतलब वर्क कर रहा है सराउंडिंग, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, और उसकी वैल्यू अगर 50 किलो जूल है, तो सराउंडिंग वर्क कर रहा है, सिस्टम तो वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो ऐड होने वाला है। मतलब डेल्टा यू की वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 50 किलो जूल, मतलब वो भी 50 किलो जूल से बढ़ने वाली है। जितने का वर्क उसके ऊपर होगा उतने से वो एनर्जी बढ़ने वाली है, ये यहाँ पे याद रखना है। और मान लीजिए सिस्टम ने 10 किलो जूल हीट ये अगर लॉस की, सिस्टम है, सिस्टम 10 किलो जूल हीट लॉस कर रहा है और साथ साथ परफॉर्म कर रहा है 20 किलो जूल वर्क। मतलब यह दोनों चीज़ हो रही है, सिस्टम ने 10 किलो जूल हीट लॉस भी की और सिस्टम ने खुद वर्क किया और वर्क है 20 किलो जूल का। अब हीट लॉस करता है तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज होती है, मतलब 10 किलो जूल से कम होगी, और साथ साथ वो वर्क कर रहा है 20 किलो जूल का, मतलब वो भी एनर्जी उसकी कम होगी। 10 और 20 मतलब 30 से वो एनर्जी की वैल्यू कम होने वाली है। 30 से कम होगी मतलब डेल्टा यू की वैल्यू जो आएगी वो -30 आएगी। मतलब पहले ज़्यादा थी, बाद में हो गई है कम, मतलब -30 कैसा है? 10 और 20 को आपने ऐड किया तो हो गया 30, और डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसके आगे साइन आएगा -30 किलो जूल। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। ये हमें याद रखना है। हीट गेन करने के बाद, हीट लॉस करने के बाद सिस्टम ने वर्क किया तो भी चेंज होगी, और सराउंडिंग अगर वर्क करता है तो भी चेंज होगी। यहाँ याद रखना है, हीट अगर उसने गेन की तो वैल्यू बढ़ेगी, सराउंडिंग ने वर्क किया तो वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर उसने हीट को लॉस किया तो वैल्यू कम होगी, और सिस्टम ने ही अगर वर्क किया तो उसकी वैल्यू कम होने वाली है। ये है हमारा पॉइंट जिसे हम कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस तरह से बदल है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, इस लॉ को हम कहते हैं, एक्चुअली जो वर्ड इसके लिए पहले पैरेलल यूज किया जाता वर्ड था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हमें पता है कि एनर्जी जो होती है कभी भी कंजर्व होती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो जितनी है उतनी रहने वाली है। उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, और वही यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया गया है। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो याद रखना है, फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डिफरेंट स्टेटमेंट क्या है, अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये जो यूनिवर्स है हमारी वाली, इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है, उसकी वैल्यू जितनी है उतनी ही रहने वाली है। तो पहला स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इट्स रिमेन कांस्टेंट। फिर अगर हम दूसरी बात करते हैं, हमने 3 तरह के सिस्टम देखे थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। अब अगर हम इसमें से आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की पूरी एनर्जी को अगर हम लेते हैं, ऐड करेंगे, तो जो टोटल एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की वो कभी भी कांस्टेंट रहने वाली, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली, उतनी की उतनी रहेगी अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो। और तीसरा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ का हो गया है कि एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी स्टोर्ड। और तीसरा स्टेटमेंट कहते हैं कि एनर्जी जो है उसे हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म में। तो तीसरा स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म अगर चेंज होगा तो एक फॉर्म का कन्वर्शन दूसरे फॉर्म में होने वाले हैं। तो ये तीन प्राइमरी स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज अगेन रिमेन कांस्टेंट, एंड एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली देयर इज ए इंटरकन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अब हमें एक स्टेटमेंट देना है, फॉर्मूला देना है, जिस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे एज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन करके यूज़ करेंगे। तो हमें तीन स्टेटमेंट देखे, वो थे एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, एंड एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब हमें पता है कि एनर्जी कब चेंज होती है, या तो ट्रांसफर ऑफ हीट के बाद, या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। दूसरा जो होता है वो होता है वर्क के फॉर्म में, परफॉर्मिंग वर्क, या तो सराउंडिंग वर्क करेगा या सिस्टम वर्क करेगा। ये दो अगर चेंज होते हैं तो भी जाके एनर्जी में आपको चेंज दिखा देता है, या तो हीट गेन या हीट लॉस, या वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन बाय सराउंडिंग। अब Q जो है वो Q है, मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द सिस्टम। एक आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम ने हीट जो गेन की है वो आप इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल Q के द्वारा। कैपिटल Q यानी उस सिस्टम द्वारा गेन की हुई हीट, अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द सिस्टम। और उसके बाद W ये है वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, और W क्या है, ये सराउंडिंग द्वारा किया हुआ वर्क है ऑन सिस्टम। अब हमें याद रखना है Q जो कि हीट गेन हो रही है सिस्टम के द्वारा, मतलब वैल्यू प्लस है, और W यानी वर्क वो भी सराउंडिंग के द्वारा हो रहा है सिस्टम के ऊपर, मतलब फिर से वैल्यू प्लस है। सो इंटरनल एनर्जी इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या हो गया, बढ़ने वाला है, क्योंकि हीट गेन हो रहा है मतलब डेल्टा U की वैल्यू बढ़ेगी, और वर्क डन सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम के ऊपर, मतलब उसमें भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ने वाली है बाय बोथ द फैक्टर। जिसका मतलब डेल्टा U जो बढ़ने वाली चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसकी वजह से होगी, Q की वजह से और W की वजह से होने वाली है। मतलब हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि डेल्टा U इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू Q जो कि अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द सिस्टम है, प्लस W यानी वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम है। तो इन दोनों की वजह से डेल्टा U की वैल्यू बढ़ने वाली है। मान लीजिए कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो काफ़ी स्मॉल चेंज हो रहा है, इन्फिनिटेसली चेंज हो रहा है। Q यानी हीट में भी बहुत छोटा चेंज हो रहा है, वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है, स्लाइटली चेंज, और W मतलब जो वर्क हो रहा है वो भी अगर स्लाइटली है तो हमें इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, और सारी प्रॉपर्टी में जो चेंज होने वाला है वो डिफरेंशियल है D का मतलब होता है डिफरेंशियल, DU डिफरेंशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू DQ डिफरेंशियल चेंज इन हीट प्लस DW मतलब डिफरेंशियल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इक्वेशन 2 हो गया DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW। DU मतलब डिफरेंशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, DQ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हीट, DW डिफरेंशियल वर्क डन बाय द सिस्टम या डन बाय सराउंडिंग। अब हमें बताया W जो होता है, W क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जो हम जनरली रिवर्सल रिएक्शन के लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं। W मतलब वर्क, P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, डेल्टा V मतलब चेंज इन वैल्यूम है जो कि V2 माइनस V1 के द्वारा हम निकालते हैं, हमें पता है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को अगर हम आगे इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट किया, इस वैल्यू को मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q, और W जो इक्वेशन 1 में आपको प्लस W दिख रहा है उस प्लस W की जगह हम लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 4 आपको दिख रहा है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q मतलब अमाउंट ऑफ हीट, P एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर, और डेल्टा V मतलब चेंज इन वैल्यूम जो कि V2 माइनस V1 के द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दिख रहा है, इक्वेशन 2 दिख रहा है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दिख रहा है, ये सभी के सभी अलग अलग फॉर्म हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चारों इक्वेशन को हमें यूज़ करना पड़ता है
जब भी मान लीजिए आपको कहीं पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सो मोस्ट इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर सबसे आखिरी वाला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन। अब इस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम मॉडिफाई करते हैं अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से, अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से, तो जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल। टोटल 4 तरह की प्रोसेस होती है, हमें पता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। पहली प्रोसेस अगर हम लेते हैं आइसोथर्मल, अब हमें डेफिनेशन पता है, आइसोथर्मल मीन्स सच टाइप ऑफ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना होता है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों इक्वल रहेंगे। आपकी रिएक्शन होने के लिए शायद 1 घंटा लग सकता है, लेकिन इनिशियल में जो टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था तो फाइनल में भी वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। तो आइसोथर्मल में टी टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर और इंटेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा वी भी 0 हो जाएगी। अब डेल्टा वी अगर 0 है तो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट लॉ का डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब इस इक्वेशन में अगर हम डेल्टा यू की वैल्यू रखते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 हो गई। अब डेल्टा यू की वैल्यू अगर आपने रखी तो इक्वेशन हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखिए, Q के आगे साइन कुछ नहीं है, मतलब साइन प्लस है, Q का साइन प्लस और W का साइन है माइनस। Q का साइन जब प्लस होता है तो इसका मतलब होता है हीट गेन बाय सिस्टम। साइन अगर प्लस है Q का तो हीट गेन बाय सिस्टम, और माइनस साइन मतलब हीट लॉस बाय सिस्टम। तो Q का साइन प्लस है मतलब हीट गेन बाय सिस्टम, और W का साइन माइनस है, W का साइन जब माइनस होता है तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम। तो इस इक्वेशन का मतलब हो गया Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब हो गया हीट गेन बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। क्या बताया मैंने, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब होगा, Q मतलब हीट गेन बाय सिस्टम और माइनस डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। सो इस इक्वेशन का मतलब हो गया हीट गेन बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। ये हमारी पहली आइसोथर्मल प्रोसेस, और आपके पास इक्वेशन हो गया Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू या W इज इक्वल टू माइनस क्यू। दूसरी प्रोसेस है एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन हमें पता है, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट कंटेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सिस्टम ना हीट को गेन करेगा ना सिस्टम हीट को लॉस करने वाला है। हीट की वैल्यू Q की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब अगर Q की वैल्यू कांस्टेंट है तो इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा यू अगर इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन Q की वैल्यू तो 0 है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। Q की वैल्यू अगर 0 है तो वो वैल्यू अगर हमने फर्स्ट लॉ वाले इक्वेशन में रखी तो इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डेल्टा यू मतलब प्लस है साइन डेल्टा यू के आगे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डेल्टा यू प्लस है इसलिए इंक्रीज इन इंटरनल, अगर माइनस साइन होता तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं। तो डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और डब्ल्यू का साइन भी प्लस है। डब्ल्यू का साइन प्लस होता है, इसका मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग, माइनस का मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम। तो डेल्टा यू प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और डब्ल्यू प्लस मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग। तो हम लिखेंगे इस इक्वेशन से पता चलेगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्यों बढ़ रही है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वर्क जो हो रहा है वर्क कौन कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है सिस्टम के ऊपर में,
जब भी सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कब? जब Q हीट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तब। ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं आइसोकोरिक। तीसरी प्रोसेस आइसोकोरिक, और ऐसा प्रोसेस में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है हमें दिख रहा है, वो है डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वैल्यूम ऑफ द सिस्टम, चेंज इन वैल्यूम। इसका मतलब इनिशियल वैल्यूम और फाइनल वैल्यूम दोनों इक्वल है। V2 माइनस V1 क्या आएगा? 0 आएगा। अब V2 माइनस V1 अगर 0 है उसे हम आइसोकोरिक कहते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द वैल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। कब होता है? जब आप कोई भी टाइटली पैक कंटेनर लेते हैं, क्लोज सिस्टम लेते हैं, तो हमें याद रखना है कि वो आइसोकोरिक प्रोसेस कह जाती है। अब यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू पुट करना है, मतलब हमने सबसे लास्ट वाला इक्वेशन यूज किया, वो इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब आप कहेंगे कि डब्ल्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू की जगह हमने माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी रखा है। अब यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो डेल्टा वी कौन सा साइड में है? पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में दिख रहा है आपको डेल्टा वी, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 0 हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 0 हो गया, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। वी मतलब वैल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि आइसोकोरिक में वैल्यूम कांस्टेंट होती है। तो डेल्टा वी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी फिर से, और इज इक्वल टू क्यू मतलब हीट, और वी मतलब वैल्यूम। इसका मतलब हो गया इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट गेन बाय सिस्टम, क्योंकि क्यू की वैल्यू भी प्लस है, हीट गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वैल्यूम। कांस्टेंट वैल्यूम क्योंकि प्रोसेस का नाम आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। इसके आखिरी प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस, जो कि नॉर्मल होती है। हमें पता है जब भी कोई प्रोसेस हम नॉर्मल लैब में करते हैं, ओपन कंटेनर में करते हैं, ओपन बीकर में करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक कहते हैं। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, जनरली जो हमारे आजू बाजू में चेंज होते हैं सभी आइसोबैरिक प्रोसेस के एग्जाम्पल है। तो P कांस्टेंट है, नॉर्मली हमने जो इक्वेशन डेरिव किया उसमें P कांस्टेंट ही रखते हैं। फॉर ऑल नॉर्मल प्रोसेस डी एक्सटर्नल इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसलिए इक्वेशन जैसा का वैसा रहेगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू मतलब हीट, पी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड, और डेल्टा वी मतलब चेंज इन जो कि V2 माइनस V1 के द्वारा निकला जाता है। तो ये था लास्ट टॉपिक यानी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको 4 इक्वेशन दिख रहे हैं। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा यू 0 हो जाता है, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बनता है। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होता है, हीट होता है, और इसीलिए इक्वेशन हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस में लेकिन वैल्यूम कांस्टेंट होती है डेल्टा वी, इसीलिए वैल्यूम कांस्टेंट अगर हो जाता है तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी 0 हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। और आइसोबैरिक जो कि नॉर्मल सभी प्रोसेस में आइसोबैरिक की कंडीशन हमने अप्लाई की थी, इसलिए इक्वेशन जैसा का वैसा रहेगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस टी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। दिस इज अबाउट द equations, modified form of equations for first law of thermodynamics.